ज़मीन के एतबार से कौन आला है कौन अदना है, शामलात क्या है, शामलात की क्या क्या इकसाम हैं, क्या शामलात तकसीम हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या शामलात फ़रोख्त हो सकती है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आज आपसे मुखातिब अपने यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल के प्लेटफॉर्म से। आपसे दस्तबदस्ता रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे पेज को फॉलो कर दें। आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ज़मीन के एतबार से कौन आला है कौन अदना है, और शामलात क्या है, शामलात की क्या इकसाम है, शामलात तकसीम हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या शामलात फ़रोख्त हो सकती है या नहीं। आज के इस व्लॉग का सबसे पहले जो टॉपिक है वो ये है कि आला और अदना का एतबार कहाँ से शुरू हुआ और इसका क्या बैकग्राउंड है। आप मेरे साथ थोड़ा सा आ जाएं सब कॉन्टिनेंट में। जब मुग़लों की हुकूमत थी या इससे पहले जितने भी बादशाह इस सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत कर रहे थे, तो उस वक़्त मालिकियत का कॉन्सेप्ट ये था कि पूरे बरसगीर का जो मालिक होता था वो बादशाह होता था, और उस पर जितने भी लोग आबाद थे वो काश्तकार हुआ करते थे, और उस वक्त वो मालिया दिया करते थे उसका, यानी यूँ समझें उसका किराया अदा किया करते थे। फिर 1857 में सब कॉन्टिनेंट में एक अंग्रेज़ों के दरमियान और यहाँ पर एक जंग हुई जिसे गदर के नाम से या जंग आज़ादी के नाम से व्हाट्सएवर। बरल 1857 में जब सब कॉन्टिनेंट पे अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लिया, गो के उस वक्त सब कॉन्टिनेंट के लोग गुलाम थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उस दौर में बेहतरीन चीज़ें आपको दी। चाहे उस वक्त आप जितने भी कानून उठा के देख लें, 1857 में के बाद 1860 से लेकर 1947 तक के दरमियान सब उन्हीं के दिए हुए कानून हैं जो आज हम थोड़े बहुत चेंजिंग करके इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। उस वक्त जब उन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे कब्ज़ा किया तो फिर उन्होंने मालिकियत का कॉन्सेप्ट वहाँ से शुरू हुआ। उन्होंने एक फार्मूला दिया सबसे पहले पंजाब के लोगों के लिए। वो फार्मूला ये था कि जो भी बंदा कुआं खोदेगा और जितनी ज़मीन को उस पानी से सैराब कर सकता है वो उस ज़मीन का मालिक है। और ये कौन थे? आला मालिक थे। उसके बाद कुछ अर्से बाद लोगों ने ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर दी, या जिन लोगों ने कुआं खोद कर ज़मीन को आबाद नहीं किया, उसके बाद जिस तरह से भी ज़मीन इंतकाल हुई वो अदना मालिक थे। अब ये चीज़ कहाँ से पता चलेगी कि यार ये आला मालिक थे या अदना मालिक थे? ये इश्तियाल से पता चलेगा। अब इश्तियाल क्या थी? इश्तियाल के बाद बंदोबस्त आया, बंदोबस्त के बाद मिस्ल हकीयत बनी, मिस्ल हकीयत के बाद जमाबंदी आई। ये एक पूरा प्रोसीजर था। यानी बंदोबस्त से पहले इश्तियाल हुआ, इश्तियाल में जो जो लोग आला और अदना मालिक थे वो सारे वहाँ पर क्लियर किए गए। आज के इस व्लॉग का दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि शामलात की कितनी इकसाम है। शामलात की 3 इकसाम हैं, और उनमें जो सबसे पहली जो किस्म है वो आबादी दे है। आबादी दे का कॉन्सेप्ट अंग्रेज़ों के दौर में ही शुरू हुआ था। उस वक़्त की जो इबादत गाहें हुआ करती थी, मस्जिद था, मंदिर था, कलीसा था, फिर उसके बाद इबादत गाहों के अलावा जो इज्तमाइयत की जगह थी, जैसे ईद के लिए जनाजा गाह के शमशाद घाट था, इस तरह की चीज़ें बनी, खेल के मैदानों के लिए जगह मुख्तस की गई, और ये वो थी आबादी दे कहा जाता था, या इसे लाल लकीर कहा जाता है। इसके आज के दौर में भी आबादी दे मौजूद है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसका रिकॉर्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। यानी रेवेन्यू के पास सिर्फ इतना रिकॉर्ड मौजूद है कि फ़लाँ खसरा या फ़लाँ मौज़े के अंदर इतनी आबादी दे मौजूद है, लेकिन ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि कौन कौन इस पे काबिज़ है, कितना रकबा किस मालिक के पास है, कितना कितना रकबा किस किस जगह पर मौजूद है। ये रिकॉर्ड इस वक्त पटवारी के पास भी मौजूद नहीं है, और आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर भी आबादी दे मौजूद नहीं है। ओवरऑल वैसे लिखी हुई चीज़ है, जिससे आप यूँ कह लेंगे हमारे यहाँ कहा जाता है ना लमसम, वो लमसम लिखी हुई चीज़ है। जो दूसरी काइंड है शामलात की, वो शामलात दे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शामलात दे के अंदर क्या चीज़ है? शामलात दे हर मौज़े के अंदर, हर खसरे के अंदर हज़ारों कनाल पर मुश्तमिल है, और इसको तकसीम करने का क्या तरीक़ाकार है? इसका एक फार्मूला बनाया गया था, शायद मैं गलत ना हूँ, शर्त जवाबुल अर्ज़ के तहत एक फार्मूला बनाया गया था कि किस काश्तकार के पास बंदोबस्त के बाद कितना उसका बंदोबस्ती रकबा है, और उस बंदोबस्ती रकबे पर उसे कितनी शामलात दी जाएगी। अच्छा मैं आपको समझा दूँ। फॉर एग्जांपल, एक मौज़े या खसरे के अंदर एक शख्स के पास 10 कनाल बंदोबस्ती रकबा मौजूद है। उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया कि जिसके पास 10 कनाल बंदोबस्ती रकबा होगा तो उसको उस 10 कनाल बंदोबस्ती रकबे पर शामलात दे 30 कनाल दिया जाएगा। अब ये दूसरे खसरे के अंदर या दूसरे मौज़े के अंदर ये कानून चेंज हो गया होगा, क्योंकि वहाँ पे शायद शामलात कम हो, वहाँ पे डिसाइड किया गया कि 10 कनाल पे आपको 3 कनाल शामलात दे दी जा सकती है। अब इसको तकसीम करने का क्या प्रोसीजर है? ये तकसीम भी हो सकती है।
اب اس خسرے کے اندر جو موجود لوگ ہیں وہ 50% لوگ درخواست ریونیو ڈپارٹمنٹ کو دیں گے تو پھر یہ تقسیم ہوگی. اگر 50% لوگ وہاں کے جو مالکان ہیں وہ نہیں دیں گے تو یہ تقسیم نہیں ہوگی. اب اگلی جو اس میں مین چیز ہے، کیا یہ فروخت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ہاں یہ فروخت ہو سکتی ہے اور فروخت ہو بھی رہی ہے، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ اس شاملات کے اندر جتنا رقبہ ان کا بنتا ہے وہ اتنی حد تک ہی فروخت کر سکتے ہیں. پھر اس میں جو لاسٹ شاملات ہے وہ شاملات جو ہے پبلک ایٹ لارج کے لیے، جیسے کھیل کے میدان ہیں، مسجد ہے یا عبادت گاہیں ہیں، جنازہ گاہ ہے، شمشاد گھاٹ ہے، یا اس کے لیے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عیدگاہ کے لیے رقبہ مختص کیا جاتا ہے. یہ کسی فرد واحد کی مالکیت نہیں ہوتی، بلکہ اس موضع کے، اس گاؤں کے، اس قصبے کے تمام لوگوں کی اجتماعیت مالکیت میں ہوتی ہے. آج کے اس ولاگ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.